नमस्कार। आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे सम्राट की, एक ऐसे शासक की जिसने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की और उसके बाद युद्ध को हमेशा के लिए छोड़ दिया। है ना अनोखी बात? अच्छा, हम सब ने अपने नोटों पर, अपने सरकारी चिन्हों पर इन शेरों को तो जरूर देखा है ना? पर कभी ये सोचा है कि ये शेर आखिर हैं कौन और ये यहाँ क्यों हैं? इनकी कहानी शुरू होती है भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक से। तो चलिए पता लगाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य की और इसके सबसे सबसे प्रसिद्ध शासक के सम्राट अशोक। मौर्य वंश में देखा जाए तो तीन बहुत महत्वपूर्ण राजा हुए। सबसे पहले थे इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। करीब करीब 2300 साल पहले उन्होंने इस साम्राज्य की नींव रखी थी। उनके बाद आए उनके बेटे बिंदुसार और फिर बिंदुसार के बेटे थे अशोक। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है। अशोक का जो शासन था वो कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था, वो एक साम्राज्य था। और राज्य और साम्राज्य में जमीन आसमान का फर्क होता है। देखिए, साम्राज्य जो होते हैं वो राज्यों से कहीं ज्यादा बड़े, कई ज्यादा विशाल होते हैं। अब इतने बड़े इलाके की रक्षा के लिए जाहिर है बहुत बड़ी सेनाएं चाहिए और इसीलिए सम्राटों को राजाओं के मुकाबले कई ज्यादा संसाधन चाहिए होते थे, कई ज्यादा अधिकारी चाहिए होते थे टैक्स इकट्ठा करने के लिए। जरा इस नक्शे को देखिए। ये है मौर्य साम्राज्य की विशालता। राजधानी थी पाटलिपुत्र और तक्षशिला और उज्जैन जैसे शहर ये उस समय के बहुत ही अहम ट्रेड रूट्स पर थे, मतलब बड़े व्यापारिक केंद्र थे। और हाँ, ये जो लाल डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये वो सारी जगहें हैं जहां अशोक के शिलालेख मिले हैं। मतलब ये इस बात का पक्का सबूत है कि उसका साम्राज्य कितना कितना दूर दूर तक फैला हुआ था। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर, एक ऐसी घटना जिसने अशोक की जिंदगी और उसके पूरे शासनकाल की दिशा ही बदल कर रख दी। ये बात है अशोक के राजा बनने के करीब 8 साल बाद की। उसने कलिंग, यानी आज का जो तटीय ओडिशा है, उसे जीतने के लिए एक युद्ध छेड़ दिया। सीधा सीधा मकसद था जीतना। उस लड़ाई में करीब करीब 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। 1.5 लाख! जरा सोचिए इस आंकड़े के बारे में। और इससे भी ज्यादा भयानक बात, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। मतलब जीत तो मिली, पर उसकी जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत बहुत ही भयानक थी। इतनी मारकाट, इतनी हिंसा देखकर अशोक का दिल दहल गया। उसे बहुत पछतावा हुआ और उसने अपने ही शिलालेखों में ये लिखवाया भी है। उसने कहा, मुझे अपार दुख हुआ है। अब मैंने धम्म का पालन करने का निश्चय किया है। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना जबरदस्ती ताकत से जीतने से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो अशोक के इस बदलाव से ही जन्म हुआ धम्म का। एक ऐसी सोच, एक ऐसी नीति जिसने तलवार की जीत को सिद्धांतों की जीत से बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि इतनी भयानक हिंसा देखने के बाद अशोक ने इसका क्या हल निकाला? क्या था उसका समाधान? उसका समाधान था धम्म। ये शब्द संस्कृत के धर्म शब्द का प्राकृत रूप है। अब ये धम्म कोई पूजा पाठ या किसी देवता की उपासना नहीं थी। नहीं, ये असल में नैतिक सिद्धांतों का एक सेट था जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित था। अशोक ने अपने चारों तरफ देखा। उसे अपने साम्राज्य में कई दिक्कतें नजर आईं, जैसे अलग अलग धर्मों के लोग आपस में लड़ते थे, जानवरों की बलि दी जाती थी, गुलामों और नौकरों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था, यहाँ तक कि परिवारों में, पड़ोसियों में भी झगड़े होते थे। और उसे लगा कि एक राजा होने के नाते इन सब समस्याओं को सुलझाना उसका कर्तव्य है। तो फिर उसने किया क्या इस धम्म को फैलाने के लिए? उसने कई ऐसे कदम उठाए जो उस जमाने में किसी ने सोचे भी नहीं थे। सबसे पहले तो उसने धम्म महामात्य नाम के खास अधिकारी नियुक्त किए। इनका काम था जगह जगह घूमकर लोगों को धम्म की बातें सिखाना। फिर उसने अपने सारे संदेश चट्टानों और बड़े बड़े खंभों पर खुदवा दिए ताकि आने जाने वाले सब लोग उन्हें पढ़ सकें। और बात सिर्फ अपने साम्राज्य तक ही सीमित नहीं रही। उसने सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका, इन सब जगहों पर अपने दूत भेजे और हाँ, अपनी प्रजा की भलाई के लिए सड़कें बनवाईं, कुएं खुदवाएं, आराम घर बनवाए। तो आखिर अशोक का ये संदेश था क्या और क्यों ये आज भी इतना जरूरी है? अपनी प्रजा के लिए उसका संदेश बहुत सीधा और सरल था, लेकिन बहुत शक्तिशाली। वो कहता था कि दासों और नौकरों के साथ नरमी से पेश आओ, अपने से बड़ों का आदर करो, हर जीव पर दया दिखाओ, ब्राह्मणों और भिक्षुओं को दान दो और सबसे अहम बात, अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई कभी मत करो। मतलब धार्मिक सहिष्णुता की ये जो सोच थी
वो अपने समय से बहुत बहुत आगे थी। जैसा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा है कि अशोक के संदेश आज भी हमसे बातें करते हैं, एक ऐसी जुबान में जिसे हम आज भी समझ सकते हैं और उनसे हम आज भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए अब वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, उन शेरों पर। ये जो सारनाथ का सिंह स्तंभ है, अब ये सिर्फ एक ताकतवर राजा की निशानी नहीं है। नहीं, ये उसकी सबसे बड़ी जीत का प्रतीक है, शांति की जीत, धम्म की विजय। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर आज के दौर में भी दुनिया के नेता जमीन पर जीत हासिल करने की बजाय लोगों के दिलों को जीतने का रास्ता चुने, तो ये दुनिया कैसी होगी।